लंच टाइम था। आकाश के साथ साथ विनय, जिसने नया नया ज्वाइन किया था, ऑफिस से बाहर निकल आता है और फुटपाथ होकर जाने लगता है। आकाश, तुमने कहा था कि तुम घर का अच्छा खाना खिलाओगे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? खाना खिलाने और क्या? हमारे कोलीग भार्गव कह रहा था कि पास में एक बहुत अच्छा बिरयानी पॉइंट है, वहाँ नहीं ले जाकर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कम पैसों में मैं तुम्हें घर का स्वादिष्ट भोजन खिलाने लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो सड़क किनारे खाली जगह पर एक ठेला लगा हुआ था। उस ठेले में चावल, दाल, सब्जी, आम का अचार और साथ में दही मिल रहा था। अनामिका का वो ठेला था। वहाँ ठेले में खाना खिलाने के लिए अनामिका और उसके पति थे। उसके पति जो कि ग्राहकों के साथ बिजी था। भाभी, ये मेरा दोस्त है, उसे घर का खाना खाना था, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया। आप उसका जरा ख्याल रखिएगा। ठीक है आकाश बाबू, वहाँ जाके खड़े हो जाइए, वहाँ आप लोगों को चावल, दाल, गर्मा गर्म सब्जी, अचार मिलेगा। इतना कहकर आकाश विनय को लेकर एक लाइन में खड़ा हो गया। तभी ससुर जी प्रसाद वहाँ आते हैं। पिताजी, आप बिना सोए यहाँ क्यों आ गए? थोड़ी मदद कर दूं, यही सोचकर आया हूँ बहू। पत्नी शारदा और बेटी पल्लवी ने ऐसा काम किया कि तुम लोग आज सड़क पे हो। इसी वजह से तुम और बेटे इतनी मेहनत करके खाना बेच रहे हो। पुरानी बातें सोच के क्या फायदा? आप जाइए घर, हम जब घर लौट आएंगे बात करेंगे। नहीं बहू, अगर कोई काम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर 1 मिनट रुकिए पिताजी। ऐसा कहकर 2 प्लेट गर्मा गर्म खाना लाके वो प्रसाद से कहती है, पिताजी वो देखिए 2 दोस्त खड़े हैं, उन्हें जाकर ये खाना दे कर आइए जरा। उसके कहने पर प्रसाद उन्हें खाना देने चले जाते हैं। दोनों दोस्त बातचीत करते हुए खाना खाते हैं। इस तरह प्रसाद अनामिका को मदद करते हैं। आइए बाबू आइए, अनामिका के ठेले पर आपका स्वागत है। आज का स्पेशल है कद्दू की सब्जी और चटनी। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म खाना अनामिका के ठेले पे खा के जाइए। इस तरह चिल्लाती है और पैसे लेकर सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म खाना परोस के देती है। 2-3 घंटे के अंदर अनामिका के लाए सारे खाने एक साथ खत्म हो जाते हैं। अनामिका जब स्टूल में बैठकर जो पैसे कमाई थी उसे गिन रही होती है, तभी रमेश ठेले के पीछे जाकर बहुत दुखी हो जाता है और आंसू बहाने लगता है। तभी वहाँ पे एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक बहुत ही अमीर इंसान धनंजय उतर के आता है और कहने लगता है, रमेश, पैसे रेडी है ना? ये सुनते ही रमेश अपने आंसू पोंछने लगता है। अनामिका ले आएगी, आप थोड़ा सब्र करें। ऐसा कहकर अनामिका 10,000 रुपए लाके धनंजय को देके नमस्ते करती है। तभी वहाँ पे प्रसाद भी आते हैं। इसकी क्या जरूरत है? तुम मेरे होटल में काम करती थी, तुम्हारे पति पे भरोसा करके 2 लाख रुपए दिया और ऐसे इस्तेमाल की। वो तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी पल्लवी ने इस्तेमाल किया। उससे मुझे क्या आता जाता है बूढ़े बाबा, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। उसके बाद एक तो क्या, मैं आपके पूरे परिवार को 1000 बार नमस्ते करके जाऊंगा। ऐसे कहने पर अनामिका के हाथों में जो पैसे थे वो उसे दे देती है। धनंजय वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रमेश और अनामिका अपने ठेले को ढकेलते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। उनसे थोड़ी ही दूर पे प्रसाद जा रहे थे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगती है। उस दिन रात के करीबन 10 बज रहे थे। पति रमेश एक सूटकेस लेकर घर आता है और लाकर वो अनामिका को दे देता है। देखो अनामिका, ये सूटकेस बहुत ही कीमती है। जब वो इस तरह से कह ही रहा था, तभी वहाँ से पल्लवी गुजर रही थी। उसने सारी बातें सुन ली। देखो अनामिका, इस बक्से में मेरे होटल के मालिक के 2 लाख रुपए हैं। इन्हें अलमारी में संभाल के रख दो। ठीक है जी। ऐसा कहकर अलमारी में अनामिका वो बक्सा रख देती है। ये देखकर जल्दी से पल्लवी अपनी माँ शारदा के पास जाती है और पूरी बात बता देती है। अगर वो पैसे आप चरण को दे देती है तो मेरी अमेरिका जाने के लिए वीजा, पासपोर्ट सब वो बना के दे देगा माँ। ठीक है बेटा, चरण और तुम अमेरिका में जाके खुशी खुशी रहो। इस तरह कहकर शारदा जब बेटा बहू रात में सो जाते हैं, फिर उसके कमरे में जाके अलमारी से चोरी छुपे वो पैसों वाला बक्सा चोरी कर लेती है। शारदा की बेटी पल्लवी चरण से प्यार करती थी, पर वो लड़का चरण हमेशा महान बनने की कोशिश करता था। अनामिका को हमेशा सुंदर और अमीर दिखना चाहिए, तभी उसके माँ बाप उसके साथ शादी तय करेंगे। मेकअप, गहने, कपड़ों के लिए वो हमेशा उसे पैसे लाने के लिए कहता था। इधर प्रसाद वॉचमैन का काम करता था, रमेश होटल में काम करता था और अनामिका एक अकेली महिला के लिए खाना पकाती थी।
वो सारे पैसे इकट्ठा करके हमेशा ले जाकर चरण को पल्लवी दे देती थी और उधर चरण खर्च करने के नाम पे वो सारे पैसे ले लेता था। अगले दिन शारदा और पल्लवी बड़े साधारण तरीके से आके हॉल में बैठ जाती है। तभी रमेश के मालिक धनंजय उनके घर आते हैं। रमेश, पैसे ले आना जरा। धनंजय के पूछने पे रमेश सूटकेस अलमारी से ले आकर धनंजय को दे देता है। धनंजय जैसे ही सूटकेस खोलता है तो देखता है उसमें पैसे ही नहीं है। रमेश, मेरे पैसे खर्च करके अब तुम मुझे खाली सूटकेस दे रहे हो? नहीं मालिक, मैंने आपके पैसे तो नहीं लिए। तभी उस बीच में घुस के शारदा कहती है, अरे वो बेटा तुम्हारी बहन के वीजा के लिए खर्च किए ना। ये सुनकर अब धनंजय को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रमेश को पीटने लगता है। अनामिका से देखा नहीं जाता, वो धनंजय के पैरों पे गिर के गिड़गिड़ाने लगती है। 1 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं पुलिस को बुला के अरेस्ट करवाऊंगा। वार्निंग देकर धनंजय वहाँ से चला जाता है। सच में अनामिका, मैंने बहन के वीजा के लिए पैसे नहीं दिए। मुझे पता है जी, ये सब आखिर में किसने किया है, पर आखिर में हमारे परिवार ने ही लिया ना। ऐसा कहकर अनामिका अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक सोचती है। फिर फैसला लेती है कि वो खाना बना के उसे बेचेगी। वो खाना बना के ठेले में रखती थी और उसे बेचती थी और इस तरह वो धनंजय का उधार चुकाने लगी। वर्तमान में शारदा और पल्लवी सोफे पे बैठकर रो रहे थे क्योंकि चरण ने उन्हें धोखा दे दिया। बेटी के लिए तुमने अपने बेटे को धोखा दिया शारदा। अब क्या हुआ? जो गड्ढा खोदी थी उसी में खुद गिर गई, अब भुगतो। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले गए। इस तरह वो कम भाव में खाना बनाकर बेचने लगी और खुशी खुशी अपना परिवार चलाने लगी। मंदिरापुर गांव में अनामिका, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, वो अपने माता पिता गोविंद और सुजाता के साथ एक गांव में रहती थी और उनके साथ चाय बेचकर गुजारा करती थी। बेटा अनामिका, खाने का वक्त हो गया है, घर जाके खाना ले आओ। जाओ जाओ बेटा। हर रोज मुझे ही जाना पड़ेगा माँ, आज जाके आप लेकर आइए। कम से कम आज तो मुझे यहीं पे रहने दीजिए। बेटी की ऐसी बातें सुन के गोविंद मुस्कुराते हुए, अभी तो दिन है, दोपहर का वक्त है, मेरी बेटी बिना डरे हुए आज मेरे साथ यहाँ रहेगी। ठीक है सुजाता, तुम जाके टिफिन लेकर आओ। यहाँ से पास वाले गांव में नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ के लोग थोड़ी देर में ही यहाँ पे चाय पीने आएंगे, उनके लिए चाय बनानी होगी। चली जाऊंगी तो कैसे होगा, आप ही बताइए। ये सुनकर अनामिका अपना मुंह बना लेती है और घर की तरफ जाने लगती है। गोविंद और सुजाता अपने टी स्टॉल का वहीं पे खड़े होकर ख्याल रखने लगते हैं। तभी रमेश बहुत ही परेशानी के हालत में तेजी से गाड़ी चलाकर उसी रास्ते से जा रहा था। उसके बगल वाले सीट में उसके पिताजी प्रसाद बैठकर उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। बेटा रमेश, हम गांव के अंदर जा रहे हैं, थोड़ी गति कम करो। यहाँ सड़क पे पशु घूम रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हें सावधानी से चलाना चाहिए। प्रसाद के कहने के बावजूद रमेश उनकी बात नहीं सुनता है। वो कुछ और सोचते हुए बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। तभी सड़क से एक गाय गुजर रही थी। गाय को बचाने के लिए वो अपना नियंत्रण खो बैठा और जाके टी स्टॉल में वो धक्का मारा। धक्का लगने की वजह से सुजाता और गोविंद दोनों ही गिर गए जमीन पर। सुजाता और गोविंद को देखने के लिए वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी नाटी अनामिका लंच बॉक्स लेकर वहाँ पर आ पहुँची। माँ पिताजी की इस तरह से मृत्यु हो गई है, ये देखकर वो फूट फूट के रोने लगी। रमेश और प्रसाद घबराते हुए गाड़ी से नीचे उतर आए। आकर देखे कि सुजाता और गोविंद की जान जा चुकी है। फिर उन्होंने नाटी अनामिका को देखा। अनामिका को देखकर उन दोनों को बहुत दया आने लगी, पर वहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए थे सभी लोग रमेश और प्रसाद को रोकने लगे मारने के लिए। फिर प्रसाद कहने लगे, अरे अरे उत्तेजित मत होइए, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे है। अगर आप लोग हमें मारेंगे पर ये मरे हुए इंसान तो नहीं लौटेंगे। पहले देखना है कि अभी क्या करना है। इस बेचारी का बहुत नुकसान हो गया है, आप लोग जो सजा देना चाहते हैं मंजूर है। उनकी बातें सुनकर गांव वाले उनकी अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करते हैं। फिर नाटी अनामिका से वो उनकी मुखाग्नि कराते हैं। वहाँ पे रमेश और प्रसाद भी थे। फिर वहाँ से गांव के एक पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ पे गांव के मुखिया जी कहने लगे, इस नाटी अनामिका को अपनी बहू बना लो। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ प्रधान जी, मेरा बेटा जरूर इस गांव की नाटी लड़की अनामिका से शादी करेगा, ये मेरा वादा है
और मेरा वादा ही शासन है। लेकिन पिताजी, ये तो बहुत नाटी है। देखने में क्या अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें अब हमारे लिए जीना पड़ेगा, लोगों के लिए नहीं। नहीं तो जेल जाने का मैं तो जाओ, मैं कह दूंगा कि इसे लड़की पसंद नहीं, फिर वो अपना काम करेंगे, हमारा तो हानि होगा ही, और जो संविधान हम बना रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। प्रसाद के इस तरह से कहने पे रमेश सोचने लगा। फिर वो शादी के लिए तैयार हो गया। प्रसाद खुश होकर गांव वालों के पास आकर कहने लगे कि रमेश शादी के लिए तैयार है। फिर पूरा गांव साक्षी रहकर रमेश और अनामिका की शादी करवाते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे। फिर प्रसाद और रमेश नाटी अनामिका को लेकर घर आए। घर पे सोफे पे बैठकर शारदा बेटी शीतल टीवी देख रही थी। जब देखा रमेश नाटी लड़की को शादी करके घर ले आया है, वो हंसने लगे। क्या बेटा, इस नाटी लड़की को छोड़ के और लड़की नहीं मिली? शारदा, बिना कुछ जाने तुम कुछ मत कहो। फिर प्रसाद जो कुछ हुआ बताने लगते हैं। नाटी अनामिका रोने लगती है। आखिरकार बाप बेटा ऑफिस के लिए निकले और लौटते वक्त नाटी बहू घर लेकर आए। अब बेटे के लिए तो मानना ही पड़ेगा। देखो नाटी बहू, मैं उसकी माँ, मतलब तुम्हारी सास, ये मेरी बेटी उसकी बहन, और वो तुम्हारे पति के पिता, मतलब तुम्हारे ससुर जी। नाटी बहू अनामिका को कुछ समझ में नहीं आया, पर वो हाथ जोड़ के सभी को नमस्ते की। अब देर किए बिना चलो बहू का काम अब शुरू करो। क्या करना होगा माँ जी? बताओ शीतल। एक काम थोड़ी है भाभी, बहुत काम है। सिंक में बर्तन पड़े हैं, उन्हें जाके धो दीजिए। छत पे ढेर सारे कपड़े हैं, उन्हें सबको लाके फोल्ड करके एक एक करके अलमारी में रख दीजिए। उसके बाद मेरे कमरे में आके पैर दबाओ। ठीक है सासू माँ। माँ बेटी, अभी तुम लोग रुकोगी? अभी अभी बहू घर आई है, पहले उसे कुछ खाने दो। ये सुनकर शीतल कुछ सोचती है, फिर उसके माँ के कानों में जाकर वो कुछ कहने लगती है। शारदा जोर जोर से हंसने लगती है। फिर दोनों किचन की तरफ चली जाती है। फिर शीतल सारे खाने पकाने के सामान जैसे कि तेल, मिर्ची पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का डब्बा, सब कुछ उठाकर ऊपर रख देती है ताकि बौनी अनामिका का हाथ ना पहुँचे। अब देखो माँ, नाटी भाभी ये सब अब छू ही नहीं पाएगी। जब मिलेगा ही नहीं तो खाना पकेगा नहीं, और ये सब देखकर हम हंसेंगे। चलो माँ। ऐसा कहकर शीतल अपनी माँ शारदा को लेकर हॉल में लौट आती है। देखो बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा मायका और ससुराल दोनों। जाओ, जाके जो मर्जी पका के खा लो। जाओ जाओ, जो मर्जी मेरी बौनी बहू बना के खाओ। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर अनामिका किचन में आती है। आके सेल्फ में देखती है, सारा सामान तो ऊपर रखा हुआ था। फिर अनामिका सोचने लगी, उसे उसी कमरे में एक लकड़ी का स्टूल दिख गया। वो उस स्टूल को सेल्फ के नीचे लगाकर सामान उतारने लगती है। जब वो सामान उतार ही रही थी, तभी वहाँ पे शारदा और शीतल आ जाती है। उस स्टूल पे चढ़ने के बावजूद अनामिका से वो सामान उतारना मुश्किल हो रहा था। ये देखकर शीतल और शारदा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी नाटी बहू का हाथ मिर्ची पाउडर के डब्बे पे लगता है और उस डब्बे का ढक्कन खुल जाता है। सारा मिर्ची पाउडर शारदा और शीतल के ऊपर जाके गिरता है। फिर सास और ननद मिर्ची मिर्ची जोर जोर से कह के चिल्लाने लगी। ये देखकर नाटी बहू मुस्कुरा दी। तब से नाटी बहू रानी का जिंदगी की एक नई पड़ाव शुरू होती है। वो सबका ख्याल रखती है, सभी के साथ खुशी खुशी रहती है और इस तरह सुखी जीवन जीने लगती है।